अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ने। अच्छा, आप जो लीज पे लिया प्लांट और उसको इंस्टॉल करना है, तो वो सब इंस्टॉलेशन के खर्चों का क्या करें? लीज पे प्लांट ले लिया, राइट ऑफ यूज़ डेबिट कर दिया, अब उसको इंस्टॉल करने पे खर्चा आ रहा है तो नहीं, आईडीसी और चीज़ है। हाँ, इंस्टॉलेशन चार्जेस की क्या काउंटिंग करें? हैं, कैपिटलाइज कर लें, राइट ऑफ यूज़ में डेबिट कर लें, बिल्कुल ठीक है। Any costs incurred in construction and redesigning अंडरलाइंग एसेट को यूज़ में लाने के लिए जो जो खर्चे हैं, बिल्कुल जैसे I-16 में होता है, तो वो कैपिटलाइज हो जाएंगे, यानी राइट ऑफ यूज़ डेबिट और कैश क्रेडिट। अच्छा, चौथा पॉइंट जो है ना, वो मैं अभी लिख रहा हूँ, और ये आपको जब IS 37 पढ़ लेंगे तब समझ आएगा, अभी बस लिख देता हूँ। अच्छा, बचपन FAR 1 की एक चीज़ याद की होगी, IS 16, बल्कि मैंने FAR 2 के शुरू में लिस्ट भी दी थी दोबारा रिवीजन के लिए। प्लांट में क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं, उनमें एक लास्ट आइटम थी जो बग़ैर समझे ऐड होती है, बस प्रेजेंट वैल्यू, डिसमेंटलिंग कॉस्ट। तो वो IS 37 पे पढ़ना है FAR 2 के अंदर। तो वही चीज़ अगर ओन्ड प्लांट है उसको इंस्टॉल किया हुआ है तो IS 16, और अगर वो लीस्ट प्लांट है उसको इंस्टॉल किया हुआ है तो भी उसकी डिस्मेंटलिंग कॉस्ट ऐड होगी। यानी बिल्कुल वही वाला जो पॉइंट IS 16 में रट्टा लगाया था वही सेम यहाँ भी है। और अभी ये भी बगैर समझाए, लेकिन IS 37 पढ़ लेंगे तो समझ आ जाएगी। PV of estimated dismantling and site restoration cost shall be capitalized. रिफिल करना। राइट ऑफ यूज डेबिट और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट। राइट ऑफ यूज डेबिट और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट।
ये हो गई इनिशियल मेजरमेंट। अच्छा, इन चारों पॉइंट्स की अगर वैसे ही एक चीज़ याद रखने के लिए समरी बनाऊं तो कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज एसेट क्या बन रही है? इन चारों पॉइंट्स की समरी। हाँ जी, प्लस माइनस करके क्या क्या बन रही है? पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स और हैं, समझ नहीं आई, यानी ये फिर इसके अलावा एक पॉइंट कल नोट में लिखा था, पेमेंट्स बिफोर commencement IDC PV of dismantling cost or other directly attributable costs। इन अगर समरी याद करें तो इन सब से मिलके फिर राइट ऑफ यूज की कॉस्ट बनेगी। और इनमें से लीज लायबिलिटी इतने से बनेगी। राइट ऑफ यूज की कॉस्ट ये सारी है और लीज लायबिलिटी की अमाउंट ये है। इन बाकियों में लीज लायबिलिटी तो क्रेडिट नहीं हुआ ना, इसमें कैश क्रेडिट हुआ था, कैश क्रेडिट हुआ था, प्रेजेंट प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट हुआ था, कैश क्रेडिट हुआ था। तो राइट ऑफ यूज की कॉस्ट अगर देखें इनिशियल तो वो ये है, और लीज लायबिलिटी की इनिशियल अमाउंट तो वो ये इन चारों पॉइंट्स की समरी। मैं अलार्म स्नूज करते करते बंद कर चुका था, आपका जज्बा था कि अचानक आँख खुल गई, आपका शौक पढ़ने का ना, वरना मैं तो सोया रह गया था। जो लोग थोड़ी सी हिम्मत करके आ गए हैं ना वो अच्छे रह गए हैं, क्योंकि जो लोग अब लाहौर के हैं और घर बैठे हुए हैं वो लेंगे ना यूट्यूब पर, उनको पता लग जाएगा कि कितनी सुस्ती होगी वो लेक्चर लेने में। वो लेक्चर नहीं लिए जाने उनसे। ये आप लोग हिम्मत करके आ गए हैं, ये अच्छा हुआ, आपने अच्छा किया अपने साथ, वरना ये बाकियों से यूट्यूब पे लेक्चर नहीं लिए जाने। अब ये देखें दोनों सेक्शन मिला के बैठे हैं मेरे सामने। Initial measurement done? Yes, sir. Subsequent measurement। अच्छा, इनिशियली दो बैलेंस शीट आइटम्स बन गई हैं, वैसे तो तीन हैं लेकिन अभी फिलहाल मैं दो बता रहा हूं, राइट ऑफ यूज एसेट और लीज लायबिलिटी। वैसे तो प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग भी बनी है, लेकिन इसको IAS 37 में पढ़ेंगे। तो अभी मैं दो चीज़ों का जिक्र करने लगा। सबसीक्वेंट मेजरमेंट।
सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट क्या चीज़ होती है कि अब बाद में जब बैलेंस शीट बनेगी तो क्या करना है, पहले बात करते हैं कि लीज लायबिलिटी के साथ क्या करना है। लीज लायबिलिटी के साथ क्या करना है? इनिशियली लीज लायबिलिटी कितने से रिकॉर्ड हुई है? पीवी से। और कल को क्या होगा? पेमेंट्स होंगी, तो जितने से लायबिलिटी रिकॉर्ड की है उतने से ही होंगे या ज़्यादा से होंगे? ज़्यादा से होंगे ना, क्योंकि हमने तो प्रेजेंट वैल्यू रिकॉर्ड की है। तो अब वो जो ज़्यादा पे हो रहा होगा तो उसमें वो एक्सेस क्या चीज़ होगी? इंटरेस्ट। तो बिल्कुल कंपैरिजन के लिए बता रहा हूँ, जैसे फाइनेंस लीज में करते थे, लीज रिसीवेबल था, सब्सिक्वेंटली क्या होता था? पैसे मिलते जाते थे, इंटरेस्ट इनकम, और पैसे मिलने से रिसीवेबल कम होता जाता था। ये बिल्कुल उसका पैरेलल है, उलट है। ओवर द पीरियड पैसे मिलते जाएंगे और जो डिफरेंस है वो इंटरेस्ट एक्सपेंस बनता जाएगा। तो ये काम वही है जो उधर फाइनेंस लीज में करते थे। लीज पेमेंट्स कंप्राइज ऑफ, ये पॉइंट भी वैसे ही है जैसा मैं तब लिख के दिया था, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट is allocated over lease term, reflecting a constant rate of interest on remaining liability। जो इंटरेस्ट है ये ओवर द लीज टर्म फैल जाएगा। अच्छा, ये जो अंग्रेजी लिखी है ना, इसका मतलब वही है यानी वैसे ही स्केड्यूल बनेगा जैसे आपने फाइनेंस लीज में सीखा था। ये मतलब है इस बात का। उसी तरह वर्किंग में हम स्केड्यूल बनाया करेंगे। अच्छा, उस स्केड्यूल का, वो जो लेसर में बनाते थे फाइनेंस लीज, स्केड्यूल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? स्टार्ट किससे किया था? क्या अमाउंट थी वो? NIL जो इनिशियल मेजरमेंट थी। यहां पर क्या करें? टेबल किससे स्टार्ट होगा? लीज लायबिलिटी की इनिशियल अमाउंट है। ये लिख लें अपने अल्फाज में कि जो हम स्केड्यूल बनाएंगे ना, इसका जो स्टार्टिंग ओपनिंग बैलेंस होगा वो इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी होगी, बिल्कुल जो पहली एंट्री थी, यानी पहली एंट्री की अमाउंट। सवाल में जब स्केड्यूल बनाएंगे उसका जो बिल्कुल पहला ओपनिंग बैलेंस होगा तो वो पहली एंट्री की अमाउंट होगा, यानी इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी होगी। इसी में चल रहा हूं आगे।
इसी पॉइंट में आगे चल रहा हूं। पीरियड एंड पे क्या एंट्री हुआ करेगी है? वहां होती थी रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, यहां क्या होगी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। फाइनेंस कॉस्ट का वर्ड भी हो सकता है, और लीज लायबिलिटी क्रेडिट। और जब पैसे मिलते थे तो क्या एंट्री होती थी कैश डेबिट क्रेडिट। यहां पर जब पेमेंट होगी तो क्या एंट्री होगी कैश क्रेडिट और लीज लायबिलिटी क्रेडिट। ये अकाउंटिंग भी होगी। बिल्कुल ये उसका उलट उलट जैसा चल रहा होता है। अच्छा, आपके एग्जाम क्वेश्चन में वेरिएबल लीज पेमेंट्स होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वेरिएबल लीज पेमेंट्स मैंने मिसाल बताई थी लीज पेमेंट्स पढ़ाते हुए। काइबोर एक चीज़ बोली थी, काइबोर, और ये कहा था कि वो काइबोर चेंज होता रहता है। तो ये आपके लेवल पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि रीअसेसमेंट से लिंक है ये, और रीअसेसमेंट आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन एक चीज़ टेस्ट हो सकती है, एहतियातन में वो पॉइंट लिख देता हूँ। सीपीआई पढ़ा है कभी? अच्छा, आपकी तो इकोनॉमिक्स एग्जाम थी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इन दो चीज़ों से रिलेटेड, सिर्फ इन दो चीज़ों से रिलेटेड वेरिएबल लीज पेमेंट्स ये होती हैं कुछ। ये रीअसेसमेंट से रिलेटेड है, ये आपको इंशाल्लाह टेस्ट नहीं होगा। वेरिएबल लीज पेमेंट्स रिलेटिंग टू एन इंडेक्स, यानी इनसे रिलेटेड आर पार्ट ऑफ लीज पेमेंट्स। अच्छा, इतने के बारे में इतने के बारे में तो चलना लिखे ना, फिर आगे अंग्रेजी बताता हूं जो आपके लेवल पे हो सकती है। वेरिएबल लीज पेमेंट्स का हिस्सा है, इतनी बात मैंने लीज पेमेंट को डिफाइन करते हुए बताई थी। लेकिन वो वेरिएबल लीज पेमेंट्स डेफिनेशन का हिस्सा होती हैं जो इनसे रिलेटेड है।
काइबोर और सीपीआई से रिलेटेड। ये तो मैंने जब लीज पेमेंट्स डिफाइन की थी ना, ये बात तो मैंने तब भी लिखी थी कि लीज पेमेंट्स कंप्राइज ऑफ फिक्स्ड पेमेंट्स, वेरिएबल लीज पेमेंट्स, किसी इंडेक्स से रिलेटेड। ये बात तो मैंने ये दोबारा बता दी। ये तो इंशाल्लाह टेस्ट नहीं होगा। अदर वेरिएबल लीज पेमेंट्स, ये हो सकता है टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल 1% ऑफ सेल्स, मिसाल के तौर पे लेसी को एक मशीनरी दी है किराए पे, और लेसी को कहा था लेसर ने कि ये है बड़ी ज़बरदस्त मशीनरी, इसके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, पाकिस्तान में और कहीं नहीं मिलेगी, तो एक तुम आपसे किराया लेंगे, उसके अलावा जो भी आप सेल्स करेंगे उसका 1% भी हम लेंगे। इसको वेरिएबल लीज पेमेंट्स क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हर साल की सेल्स चेंज हो सकती है ना, तो ये उसके साथ लिंक कर दी गया, इसलिए वेरिएबल लीज पेमेंट्स है। ये लीज पेमेंट की डेफिनेशन का हिस्सा नहीं होती। लीज पेमेंट की डेफिनेशन का हिस्सा सिर्फ वो है जो इससे रिलेटेड है। ये चीज आपके स्कोप में नहीं है, इंशाल्लाह टेस्ट नहीं होगी। ये इसका ताल्लुक रीअसेसमेंट से है। यानी अगर लेसी को कहा गया कि हर साल किराया हम बढ़ा लिया करेंगे जो मुल्क में इन्फ्लेशन, जो सीपीआई चल रहा होगा, ये जो बढ़ाना है ये लीज पेमेंट्स की डेफिनेशन का हिस्सा है और ये रीअसेसमेंट में फॉल कर जाएगा जो आपके स्कोप में नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि ये वाला पोर्शन टेस्ट नहीं होगा। ज़बानी याद जरूर रख लें क्योंकि एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है आपको कि वेरिएबल की मिसालें दी हों, कहा हो कि रेंटल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ लीज पेमेंट्स, तो उसमें आपको एक लिखा हो कि एनुअल रेंटल इतना, उसमें लिखा हो कि रेंटल लिंक्ड विद सीपीआई, और एक पॉइंट लिखा हो रेंटल रिलेटिंग टू इतने % ऑफ सेल्स। तो फिर ये लीज पेमेंट का हिस्सा नहीं है। लीज पेमेंट्स का हिस्सा सिर्फ वो वेरिएबल लीज पेमेंट्स हैं जो इंडेक्स से रिलेटेड हैं, वो भी 2, काइबोर और सीपीआई। ये इसलिए याद रख लीजिए क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। इस चीज का न्यूमेरिकल पोर्शन आपके स्कोप में नहीं होगा क्योंकि वो रीअसेसमेंट में फॉल कर जाता है, वो सीफा 1 में है, लेकिन ये चीज आपसे टेस्ट हो सकती है। अच्छा, अदर लीज पेमेंट्स, जैसे मिसाल के तौर पे ये विच आर नॉट अ पार्ट ऑफ लीज पेमेंट्स, तो क्या करेंगे इनकी अकाउंटिंग? अच्छा, चूंकि ये लीज पेमेंट्स की डेफिनेशन का हिस्सा नहीं है तो पहली एंट्री में आए होंगे ये, क्योंकि वो तो थी ही पीवी ऑफ लीज पेमेंट से, लेकिन ये पे तो कर रहे होंगे, तो फिर एक्सपेंस बनाते जाएंगे। shall be recognized as expense when incurred. तो जो लीज पेमेंट्स की डेफिनेशन थी, यानी डाउन पेमेंट, रेंटल्स, वेरिएबल लीज पेमेंट्स, ये वाली जो कि न्यूमेरिकली नहीं होंगी, बीपीओ, टर्मिनेशन पेनल्टी, प्लस 5वीं चीज़ जीआरवी तो लेसर में थी, लेसी पढ़ा रहा हूँ ना, अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेएबल बाय लेसी अंडर रेजिडुअल वैल्यू गारंटी, ये हैं लीज पेमेंट्स। इनकी पीवी से पहली एंट्री है राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। जब वो बाद में पे होंगी ये उसके लिए एंट्रीज हैं। लेकिन वो वेरिएबल लीज पेमेंट्स, मिसाल के तौर पे ये जो लीज पेमेंट्स की डेफिनेशन का हिस्सा नहीं है, इनको जब कभी बाद में पे करेंगे तो एक्सपेंस में, ये मतलब है इस बात।
अच्छा जी, ये सब्सिक्वेंट मेजरमेंट हो गई लीज लायबिलिटी की। नोटेड। बोर्ड की सैर करा दे भाई। Subsequent measurement liability done. Subsequent measurement right of use. अच्छा, राइट ऑफ यूज एक नाम नया जरूर है, लेकिन इसकी इज्जत पीपीई है। ये पीपीई के साथ ही आएगा। गाड़ियां ओन्ड हैं, चाहे गाड़ी लीज पे ली हुई है, होंगी वो गाड़ियां ही, और उन पे आज 16 लग रहा होगा। इसी तरह अगर बिल्डिंग लीज पे लेके आगे किराए पे दे दी है, या बिल्डिंग अपनी है और आगे किराए पे दे दी है, तो जो अपनी ओन बिल्डिंग आगे किराए पे दी है वो भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और वो जो बिल्डिंग फाइनेंस लीज पे लेके आगे किराए पे दी है, बेशक नाम उसका हमने राइट ऑफ यूज डेबिट किया होगा, लेकिन अकाउंट फॉर वो कैसे हो रहा होगा? IAS 40 के मुताबिक। तो इसलिए राइट ऑफ यूज के नाम का जो एसेट बनाया था वो सब्सिक्वेंटली ऐसे ही अकाउंट फॉर होगा जैसे उसके मिलते जुलते ओन्ड अपने अपने IAS के मुताबिक अकाउंट फॉर होते हैं। जैसे मिलते जुलते ओन्ड एसेट्स अकाउंट फॉर होते हैं ना IAS 16, IAS 38, IAS 40 के तहत, उसी तरह राइट ऑफ यूज एसेट भी उन्हीं के साथ ही होगा। यानी डेप्रिशिएट हो रहा होगा, रीवैल्यूएशन मॉडल रखना है तो रीवैल्यू हो रहा होगा, इम्पेयरमेंट टेस्टिंग हो रही होगी। अच्छा, बिल्कुल शुरू में, शायद पहली दूसरी क्लास में मैंने IAS 16 का नोट रिवाइज करवाया था।
अगर इसी रजिस्टर में है तो आए उस पेज पे। रिवैल्यूएशन रिवाइज कराई थी, उसके बाद एक नोट, इसमें मैंने स्टार्ट यहाँ से किया था कि पीपीई को 3 हिस्सों में तोड़ते हैं, ओन्ड ऑपरेटिंग एसेट्स, लीज्ड ऑपरेटिंग एसेट्स, वो ये थे, वो ये राइट ऑफ यूज थे। और फिर ओन्ड का भी स्केड्यूल बनेगा, लीज का भी स्केड्यूल बनेगा। तो वो जो लीज का स्केड्यूल बनेगा वो यही वाले हैं, यानी अगर अपनी गाड़ी होगी, अपनी बिल्डिंग होगी, तो वो ओन्ड के स्केड्यूल में आ रहे होंगे। किराए की गाड़ी होगी यानी राइट ऑफ यूज, तो वो लीज के स्केड्यूल में आ रहे होंगे, लेकिन बिल्कुल उसी तरह से पीपी में आ रहे होंगे। तो वो जो वहां मैंने लीज्ड ऑपरेटिंग एसेट्स बताए थे वो ये थे, ठीक है। उसी तरह वहां अगर गाड़ियां लीज पे ली हुई हैं तो वहां व्हीकल्स का कॉलम, बिल्डिंग लीज पे ली है तो बिल्डिंग का कॉलम, जैसे ओन्ड का स्केड्यूल होता था उसी तरह से लीज का स्केड्यूल होगा। तो ये पीपी है। लेकिन इसमें एक चीज टेक्निकल जो कि IFRS 16 सिखाएगा, डेप्रिसिएशन कितने अरसे पे चार्ज होगी, जितनी यूजफुल लाइफ होगी या लीज टर्म। हाँ, ये इतनी सिंपल बात नहीं है, इसीलिए इसकी अंग्रेजी लिखते हैं। ओन्ड होगा तो फिर तो IS 16 है ना, हम तो बात ही राइट ऑफ यूज की कर रहे हैं। Depreciation on right of use asset shall be charged इसमें ये देखना पड़ेगा कि एसेट लीज टर्म के बाद लेसी के पास रहेगा या वापस जाएगा। एसेट लेसी के पास रहेगा तो क्या, और अगर लेसर को वापस जाएगा तो क्या। अगर एसेट लेसी के पास रहेगा तो डेप्रिसिएशन चार्ज करना लीज टर्म तक महदूद होना चाहिए। अगर एसेट लेसी के पास ही रहेगा, लीज टर्म के बाद भी होगा यूज, तो फिर डेप्रिसिएशन चार्ज का लीज टर्म से ताल्लुक नहीं होगा। Depreciation shall be charged from commencement date, यानी डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू करेंगे कमेंसमेंट डेट से। और कब तक, यानी ओवर कितना अरसा करेंगे, टू द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ। यानी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी ओवर यूजफुल लाइफ, लेकिन चार्ज करनी शुरू कब करनी है, कमेंसमेंट डेट से, और जब यूजफुल लाइफ खत्म हो रही है, इकोनॉमिक लाइफ नहीं, यूजफुल लाइफ।
लीज की कमेंसमेंट डेट से, कमेंसमेंट ऑफ लीज से लेके यूजफुल लाइफ तक। है टू द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ। और अगर एसेट लेसर को वापस चला जाना है तो फिर डेप्रिसिएशन कब तक पूरी कर देनी पड़ेगी? लीज टर्म तक। उससे कम भी हो सकती है। नहीं, पैसे तो लेसर पूरे कर, अच्छा हम लेस ही पढ़ रहे हैं, लेसर पैसे तो लीज टर्म में ही पूरे करेगा, लेकिन हो सकता है कि एसेट लीज टर्म से कम यूज होना हो। मिसाल के तौर पे एक बिजनेस को बिल्डिंग चाहिए थी, क्योंकि एक प्रोजेक्ट जैसे ये, अब जैसे डैम बन रहा हो कोई, तो उस डैम बनने तक कोई ऑफिस बनाना है वहाँ पर, जो बस सिर्फ उस डैम बनने तक बनाना है। तो हो सकता है जो कंस्ट्रक्शन कंपनी डैम बना रही है वो वहाँ पर 4 साल डैम बनने में लगने हो, तो उनको वहाँ 4 साल के लिए एक ऑफिस किराए पे चाहिए हो। इर्द गिर्द के लोगों से ढूंढा कि कोई बिल्डिंग मिल जाए, तो कहा वहाँ के लोगों ने जी हम तो 5 साल से कम किराए पे नहीं दिया करते, 5 साल का एग्रीमेंट करना है तो करो। ठीक है, कर लिया। तो लीज टर्म 5 साल, लेकिन वो ऑफिस यूज ही कितना अर्सा करना है? 4 साल। उसके बाद जो 1 साल होगा, ठीक है, खाली पड़ी रहेगी बिल्डिंग, 5 साल पूरे हो जाएंगे तो बस पैसे दे के फारिग। तो ऐसा हो सकता है कि लीज टर्म से कम इस्तेमाल करना हो, ऐसा हो सकता है। तो फिर डेप्रिसिएशन 5 पे करनी है कि 4 पे? 4 पे, क्योंकि यूज ही 4 करना है और ये बहुत कम होगा। वरना नॉर्मली कितना सा यूज होगा एसेट? लीज टर्म। तो इसके लिए अंग्रेजी ये है कि डेप्रिसिएशन शैल बी चार्ज्ड फ्रॉम कमेंसमेंट डेट। अच्छा, कमेंसमेंट डेट ये वही लीज की कमेंसमेंट, काफी है कमेंसमेंट डेट कि कमेंसमेंट ऑफ लीज लिखूं? कमेंसमेंट डेट टू दी the end of lease term the end of useful life अच्छा देखिए, यहां पर मैंने लिखा है यूजफुल लाइफ ऑफ राइट ऑफ यूज एसेट, वहां पर मैंने लिखा है यूजफुल लाइफ ऑफ अंडरलाइंग एसेट। फर्क अच्छा, फाइनेंस लीज ये भी हो सकती है वैसे, ऑपरेटिंग होगी लेकिन फाइनेंस में एसेट वापस नहीं हो सकता, हो सकता है। हाँ जी, इकोनॉमिक लाइफ नहीं है, यूजफुल लाइफ है, लेकिन यूजफुल लाइफ ऑफ अंडरलाइंग एसेट और यूजफुल लाइफ ऑफ राइट ऑफ यूज एसेट। यहां पर एसेट चूंकि लेसी के पास ही रह जाना है, तो अंडरलाइंग एसेट मतलब वही गाड़ी, तो वो गाड़ी जब तक इस्तेमाल करनी है तब तक डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। यहां पर वो बिल्डिंग तो उसने खाली कर देनी है, तो इसलिए वो जो उसको राइट मिला हुआ है 5 साल यूज करने का, उस राइट को बस वो 4 साल यूज करना चाहता है, तो यूजफुल लाइफ ऑफ राइट ऑफ एसेट। ये चीजें बहुत बारीक बारीक हैं, जैसे वो अभी कल परसों सवाल में था यूएन अनरिलेटेड, अन से जो है सवाल टेस्ट हो गया था। तो इस तरह की ना बहुत छोटी छोटी चीजें, इनको याद रख लें अच्छी तरह से। हो सकता है सवाल में आपको राइट ऑफ यूज की यूजफुल लाइफ 4 साल बताई हो और उस बिल्डिंग की यूजफुल लाइफ 10 साल बताई हो, तो हमारे लिए राइट ऑफ यूज एसेट की यूजफुल लाइफ कंसिडर करनी है।
तो इस सूरत में डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है शुरू से लेके कब तक, जो इनमें से पहले ख़त्म हो जाए, या इस सब की अंग्रेजी को अगर मैं डिफरेंट वर्ड्स में कहूँ तो यूजफुल लाइफ या लीज टर्म में से जो शॉर्टर है उसके ऊपर। इसका मतलब है कि डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है शॉर्टर ऑफ लीज टर्म या यूजफुल लाइफ, और उसमें चार्ज करनी है यूजफुल लाइफ ऑफ अंडरलाइंग एसेट। अब इसमें एग्जाम हिंट हो सकता है, वैसे तो मुश्किल होती नहीं है, स्टूडेंट पहचान लेता है, लेकिन मैं एग्जाम हिंट बता रहा हूँ। ये सब्सिक्वेंट मेजरमेंट राइट ऑफ यूज एसेट की भी पूरी हो गई, इसके लिए एग्जाम हिंट बता रहा हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये है कि ये है, यानी एसेट वापस आना है या रखना है, ये कैसे पता चलेगा, इसका एग्जाम हिंट बता रहा हूँ। इसी पॉइंट नंबर 2 के नीचे एक डब्बा बना के बेशक अगर सवाल में कहा हुआ है कि ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी तो इसका मतलब लेसी के पास रहेगा। इसी तरह से अगर सवाल में बीपीओ गिवन है तो भी लेसी के पास रहेगा, क्योंकि बीपीओ तो था ही यही कि लेसी अक्लमंद है तो एक्सरसाइज करेगा ही करेगा। अच्छा, इसी तरह से इसका हिंट के एसेट वापस होगा, अच्छा बेशक लेसी ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज की तमीज़ नहीं कर रहा, लेकिन आप तो तमीज़दार है ना, आपको तो पता चल जाएगा ना कि ऑपरेटिंग लीज है कि फाइनेंस लीज है। तो अगर वो है ही ऑपरेटिंग लीज तो फिर तो वापस ही जाना है। यानी अगर सेम सवाल है, उसके एक पार्ट में लेसर की बुक्स की अकाउंटिंग कही है और एक पार्ट में लेसी की बुक्स की अकाउंटिंग कही है, तो चूंकि लेसर की बुक्स की अकाउंटिंग मांगी होगी तो यकीनन पहचाना जा रहा होगा कि ऑपरेटिंग लीज है कि फाइनेंस लीज है। तो अगर ऑपरेटिंग लीज है फिर तो लाजमी वापस ही जाना है। इसी तरह फाइनेंस लीज हुई और जीआरवी, यूजीआरवी का वर्ड मेंशन्ड है, तो ये वर्ड्स ही तब मेंशन होते हैं जब एसेट लेसर को वापस जाना होता है, तभी तो उसको गारंटी हो रही होती है। तो अगर ये वर्ड्स मिल गए इसका मतलब कि लेसर को एसेट वापस जाना है। तो ये कुछ एग्जाम क्वेश्चंस के लिए हिंट्स हैं कि आप कैसे पहचानेंगे कि डेप्रिसिएशन कैसे करनी है। ये मैंने जो पॉइंट लिखा है ना, ये इसके लिए कि आप सवाल में कैसे पहचानेंगे कि ये है कि ये है। इन दोनों केसेस में है तो लीज ही ना, तो राइट ऑफ यूज डेबिट होगा। चलें यहां तक की मेहनत का सवाल लिखें, एक सवाल यहां तक का कर लें, फिर आगे फिर मैं बैलेंस शीट वगैरह बताता हूं। पहले यहां तक की मेहनत का सवाल करते हैं।
commencement of lease, commencement of lease. First January 2019. 1st January 2019. Lease term 4 साल. Ownership will be transferred. Ownership will be transferred at end of lease term. और implicit rate 12%. ब्रैकेट में लिखिए नॉट नोन टू लेसी. इम्प्लिसिट रेट 12% है लेकिन लेसी को नहीं पता. लेसीज इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट. लेसीज इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट. लेसीज इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट 10%, 10%. Following lease payments were agreed. Number 1, down payment 40,000, 40,000. नेक्स्ट फॉलोइंग में नेक्स्ट है 75,000 रुपीज़, 75,000 पेएबल एट एंड ऑफ एवरी ईयर. 75,000 पेएबल एट एंड ऑफ एवरी ईयर. बीपीओ की प्राइस 25,000, 25,000. चलें, ये हो गई फॉलोइंग लीज पेमेंट्स हो गई. उसके बाद लिखें यूजफुल लाइफ ऑफ सिमिलर एसेट्स. यूजफुल लाइफ ऑफ सिमिलर एसेट्स 8 साल, 8 years. IDC paid by lesser. IDC paid by lesser 10,000, 10,000. And IDC paid by lessee 7,000, 7,000. Lease incentive given by lesser. Lease incentive given by lesser 3,000, 3,000. Lease incentive given by lesser 3,000. Expected residual value. Expected residual value at end of lease term. At end of lease term 50,000, 50,000. And at end of useful life. And at end of useful life
20,000 20,000। चलें जी, मुझसे रिक्वायर्ड है जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 19, एक साल की काफ़ी है सीखने के लिए, या 2 साल कर लें? 2 साल कर लें जी। एंड 2020, 2019 एंड 2020। अच्छा, इसके अलावा एक और रिक्वायरमेंट है, जनरल एंट्री एट एंड ऑफ लीज टर्म। जी 1 जनवरी 19 को। हाँ जी, राइट ऑफ यूज डेबिट और लीज लायबिलिटी क्रेडिट। कितने से? लीज पेमेंट्स की पीवी। चलो जी, लीज पेमेंट्स की पीवी निकाल लेते हैं। करें ना, पीवी और लीज पेमेंट्स निकालें। कितनी? 411। अच्छा जी, और है 306041। हाँ जी, और हैं 294825। हाँ जी, और हैं 815। चलो 10 रुपए की कह रहे हैं। और बड़ी देर लगा देते हैं यार कैलकुलेशन। अब तो रश कम है क्लास में, जल्दी हो जानी चाहिए कैलकुलेशन। चले देखते हैं। डाउन पेमेंट माइनस लीज इंसेंटिव। नहीं किया ना किसी ने? लीज पेमेंट्स की डेफिनेशन का हिस्सा था कि जो पेमेंट्स हैं लेस लीज इंसेंटिव प्लस एक है रेंटल कितना 75,000, इस पे लगना है 1 माइनस 1 10%, 12%, 10%, क्योंकि लेसी को पता नहीं है इम्प्लिसिट तो फिर नहीं पता।
आपने भी नहीं बताना एलआईसी को, नहीं पता तो नहीं पता। माइनस 4 लीज टर्म, तो रेंटल तो 4 साल ही देने हैं ना, उसका ताल्लुक तो डेप्रिसिएशन पे होगा, रेंटल तो 4 ही हैं, और बीपीओ 25। टू 91815 3000। टू 91815 लीज लाइबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट 37,000। ये क्या किया 37,000। वो लीज इंसेंटिव भी उसी दिन आ रहा है, शुरू में ही आ रहा होता है, और डाउन पेमेंट भी उसी दिन जा रही है, तो नेट कर दिया। करता हूँ। अच्छा, ये जो काम कर रही है ना, ये 2 एंट्रीज आप ऐसे कर लें, 2 एंट्रीज ठीक है। और अगर बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे आईएएस के वर्ड्स को, ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये आईएएस में लिखा हुआ है, तो हो सकता है उसके ऊपर एमसीक्यू बन जाए। प्रैक्टिकली ठीक है, लेकिन अगर स्ट्रिक्टली फॉलो करें आईएएस के वर्ड्स को, तो एंट्री होगी राइट ऑफ यूज डेबिट कैश क्रेडिट 37,000 लीज लाइबिलिटी क्रेडिट 254 291। अगर आईएएस की वर्डिंग को स्ट्रिक्टली फॉलो करें ना, तो आईएएस के मुताबिक लीज लाइबिलिटी के अंदर जो उसी दिन पैसे शामिल हो, उसी दिन पे हो रहे हैं, वो शामिल नहीं होंगे। देखिए मैंने भी क्या किया कि जो उसी वक्त पैसे आ रहे हैं उनको भी शामिल करके पहले लाइबिलिटी बनाई और फिर उसको पे ऑफ कर लिया। प्रैक्टिकली चल जाएगा, क्योंकि डबल एंट्रीज एक प्रोसीजर होता है आईएएस के एंड रिजल्ट तक पहुंचने के लिए। आईएएस ना डबल एंट्रीज नहीं बताता आईएएस बस बताता है अमाउंट किस पे रिकॉर्ड होनी चाहिए, आईएएस बस बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आना चाहिए। अब वहां तक पहुंचने के लिए डबल एंट्रीज वो बिजनेस की मर्जी होती है, तो डबल एंट्री में एज इट इज तो एज सच इसमें मसला नहीं है। लेकिन अगर आईएएस के वर्डिंग की सख्ती देखेंगे तो फिर इसकी बजाय ये एंट्री, क्योंकि आईएएस की वर्डिंग के एतबार से लीज लाइबिलिटी में ये चीज रिकॉर्ड नहीं होगी जो उसी दिन पे हो रही है, जो अभी पे होना है वो लाइबिलिटी बन रही है। तो ये भी कर दें तो ठीक है,
वरना ये कर दे। अच्छा, ये आप और करके एंट्री नोट ज़रूर करें, लेकिन ये बात लिखें जो कही है कि जैसे तो ये एंट्रीज भी चलेंगी, लेकिन आईएएस की वर्डिंग अगर स्ट्रिक्टली फॉलो करें तो आईएएस की वर्डिंग के अंदर जो उसी दिन पेमेंट हो रही है वो लायबिलिटी का हिस्सा नहीं है। तो इसलिए आईएएस की वर्डिंग के मुताबिक ये एंट्री बनती है। आईएएस की वर्डिंग के मुताबिक जो उसी वक्त पेमेंट हो रही है ना, वो लायबिलिटी का हिस्सा नहीं है। लायबिलिटी उसकी बननी है जो अभी पैसे देने हैं। जो आईएएस की वर्डिंग है ना, उसमें लीज लायबिलिटी उस अमाउंट की बननी है जो पैसे भी देने हैं। यानी ये जो आज ही पैसे दे दिए ये लायबिलिटी का हिस्सा नहीं है, तो उसके एतबार से तो एंट्री ये बनती है। और अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो बेशक आप ये यहां से उड़ा के ये चीज और एंट्री ही ये कर लें। अगर आपको ये बात समझ आ गई जो मैंने की है ना, तो आप इसी को बेशक स्टैंडर्ड फॉलो कर लें, हैं कि जो उसी वक्त कैश आ जा रहा है, उसी वक्त जो कैश पे हो रहा है, उसको लायबिलिटी में से डालें ही ना। कंपाउंड एंट्री करके उसको उसी वक्त कैश क्रेडिट कर लें, और पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स में वो लीज पेमेंट्स लें जो भी होनी है। अगर ये बात समझ आ रही है तो फिर इसी को फॉलो कर लेते हैं, क्योंकि आईएएस में ना क्लियरली ये बात लिखी हुई है, तो ये ना हो कि एग्जामिनर टची हो जाए इस पर, तो इसलिए ये रहने देते हैं, यही कर लेते हैं। यही कर लेते हैं। यानी आप लीज पेमेंट्स में यही याद रख लें कि जो पेमेंट्स अभी होनी है ना, उनकी पीवी लीज लायबिलिटी है, तो साथ ही फिर कैश भी क्रेडिट आ जाएगा उसी वक्त। ये बात बहुत मुश्किल तो नहीं है ना, बस फिर यही याद रख लेते हैं कि लीज लायबिलिटी वो जो वर्किंग की है उसमें जो उसी वक्त पेमेंट हो रही है वो वहां नहीं आएगी। ऐसे ही कर लेते हैं। टू क्या है, 5 4 क्योंकि आईएएस की वर्डिंग है ना, तो ये ना हो कि ज़्यादा टची हो जाए इस पर टेस्ट करने में कि नहीं ये ऐसे ही होना चाहिए था, वरना इतनी सख्ती नहीं होती आईएएस की वर्डिंग्स के अंदर। इसमें है, आईएएस ने इतनी तफसील से नहीं कहा होता कि इसमें ये अमाउंट शामिल है और ये अमाउंट शामिल नहीं है, लेकिन इसमें कहा हुआ है तो फिर ऐसे ही कर लेते हैं, ये रहने देते हैं। चले आगे। इनिशियल मेजरमेंट हो गई, आगे लीज लायबिलिटी वाली इनिशियल मेजरमेंट हो गई, आगे लीज लायबिलिटी वाली हो गई, आगे हैं जी आईडीसी। ये तो मैंने भी लीज लायबिलिटी वाली रिकग्निशन की है ना, आईडीसी भी तो पे हो रहा है। कौन से वाले की करूं काउंटिंग? वो जो लेस ही पे कर रहा है, तो क्या डेबिट करें? राइट ऑफ यूज डेबिट और कैश क्रेडिट। कितना है? 7 है 8 है 7। और आगे बढ़े। अब क्या होगा? अब साल एंड आ जाएगा, तो साल एंड पे लीज लायबिलिटी की सब्सिक्वेंट मेजर में भी चलेगी। 2 काम, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। वैल्यूज मिलेंगी टेबल से, और पैसे दे देते हैं
लीज लाइबिलिटी डेबिट, कैश क्रेडिट 75। लीज लाइबिलिटी वाली दो एंट्रीज हो गई और एसेट डेप्रिशिएट कर लेते हैं। December 19 डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। बताएं ना जी अमाउंट, डेप्रिसिएशन बताएं। कैसे? कॉस्ट प्लस ये 298 हो गया, $298 हो गया, माइनस कितनी आरवी लें हम, कितने पे करने लगे? यूजफुल लाइफ पे ना, क्योंकि ओनरशिप हो जानी है। तो अब तो ये सादी I-16 वाली डेप्रिसिएशन है, तो माइनस कौन सी आरवी, वो 8 साल बाद वाली 20,000 डिवाइडेड बाय 8। राइट ऑफ यूज की कॉस्ट माइनस आरवी ओवर लाइफ 34851, 2 कर लें जी, 2 कर लें। राइट ऑफ यूज ये भी डेबिट किया, राइट ऑफ यूज ये भी डेबिट किया, तो राइट ऑफ यूज तो 298 हो गया ना। कोई मसला है? राइट ऑफ यूज डेबिट, राइट ऑफ यूज डेबिट तो टोटल ही होगा ना, 291 और 7,000। और बस यही दोनों काम 2020 में भी हो जाएंगे। 31 दिसंबर 20 इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट, वही टेबल से फिगर मिलेगी। और लीज लायबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट। और डेप्रिसिएशन की एंट्री। और वर्किंग 2 में लीज स्केड्यूल बन जाएगा। किस अमाउंट से शुरू होगा? क्योंकि वो स्केड्यूल लीज लायबिलिटी का है, यहां से शुरू होगा। हो जाएगा?
2 लाइनें काफ़ी होंगी क्योंकि 2 साल की एंट्रीज हैं। तो लीज स्केड्यूल इससे शुरू होगा और 19 का इंटरेस्ट यहाँ जाएगा, 20 का इंटरेस्ट यहाँ जाएगा। हो जाएगा। और बिल्कुल आखिर में पहले ये एसेट लीज पे था तो राइट ऑफ यूज एसेट था। 4 साल बाद क्या होगा? ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। तो एंड पे जाके ये राइट ऑफ यूज से निकल जाएगा और पीपीई डेबिट हो जाएगा। 298,815 और साथ एक्यूमुलेटेड चलना शुरू हो जाएगी, वैसे ही ट्रांसफर हो जाएगा। चलें जी, इसकी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, डिस्क्लोजर और एग्ज़ाम क्वेश्चन ये इंशाल्लाह कल करते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।